तो आज बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसने पूरी दुनिया पर राज किया और फिर ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से होती है। वीएचएस ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सोनी के बीटा को हराकर फॉर्मेट की जंग जीत ली थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जीतने के बाद भी ये पूरी तरह से खत्म हो गया? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाएंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वीएचएस जीता ही क्यों था? कैसे 1980 के दशक में ये वीडियो का बेताज बादशाह बन बैठा? देखिए, इसकी जीत के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई बड़े कारण थे। सबसे पहली बात, इसका रिकॉर्डिंग टाइम ज़्यादा था, मतलब एक ही कैसेट में पूरी की पूरी मूवी आ जाती थी। दूसरा, इसका डिज़ाइन बहुत सरल और सस्ता था, जिससे इसे बनाना आसान था। और जेवीसी की ओपन लाइसेंसिंग पॉलिसी ने तो कमाल ही कर दिया, मतलब कोई भी कंपनी वीएचएस प्लेयर बना सकती थी। और इन सब से ऊपर ये वीडियो रेंटल मार्केट के लिए मानो बना ही था। और यहीं पर सबसे गहरी बात छिपी है। वीएचएस टेक्नोलॉजी के हिसाब से बेस्ट नहीं था। बीटा की पिक्चर क्वालिटी बेहतर थी, लेकिन वीएचएस घर के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन था। उसने ये समझा कि आम इंसान को अपने लिविंग रूम में क्या चाहिए। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। वीएचएस की जो सबसे बड़ी ताकत थी, वही असल में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनने वाली थी। उसकी सफलता में ही उसकी नाकामी के बीज छिपे थे। ये समझना बहुत जरूरी है कि वीएचएस असल में था क्या। वो एक फिजिकल चीज थी, एक एनालॉग टेक्नोलॉजी। मतलब जैसे एक किताब होती है जिसे बार बार पढ़ने से पन्ने पुराने हो जाते हैं, या एक पेंटिंग जिसका रंग फीका पड़ जाता है, वीएचएस टेप भी ठीक वैसा ही था। और यहीं से वो सारी दिक्कतें शुरू होती हैं जो शायद हमें आज भी याद हैं। हर बार फिल्म देखने के बाद उसे पूरा रिवाइंड करना, टेप का घिस जाना, किसी पसंदीदा सीन को ढूंढने के लिए अंदाजे से फास्ट फॉरवर्ड करना, और जितनी बार कॉपी करो क्वालिटी उतनी खराब होती जाती थी। ये सब उस दौर में नॉर्मल था। फिर 90 के दशक के आखिर में मार्केट में एक नई चीज आई। नाम था डीवीडी। और शुरुआत में तो ज्यादातर लोगों को ये बस एक बेहतर पिक्चर क्वालिटी वाला वीएचएस ही लगा, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा था। इन दोनों के बीच का बुनियादी फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वीएचएस एक सामान था, एक फिजिकल कॉपी जिसे आप छू सकते थे, जो समय के साथ खराब हो जाती थी। लेकिन डीवीडी वीडियो को एक सामान की तरह नहीं बल्कि डेटा की तरह देखती थी। जानकारी का एक सेट जो कभी पुराना नहीं होता, कभी घिसता नहीं। और सच तो यह है कि इसी एक सोच के साथ वीएचएस की हार तय हो चुकी थी। वो डिजिटल दुनिया के लिए बना ही नहीं था। उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही पुराना पड़ गया था। बस लोगों को इसका एहसास होने में थोड़ा वक्त लगा। यहीं पर वीएचएस की कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। अजीब बात है, लेकिन उसकी जो परफेक्शन थी, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। इसे ऐसे समझिए जैसे जापान के वो पुराने फीचर फोन थे जिन्हें गैलापागोस फोन कहते हैं। वो अपने काम में इतने परफेक्ट थे, इतने ज्यादा विकसित हो चुके थे कि उनमें कुछ नया करने की, कुछ और बनने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। वीएचएस के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। वो टेप चलाने में बेस्ट था, लेकिन वो टेप के आगे कुछ सोच ही नहीं सकता था। ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ था वीएचएस, एक मुकम्मल राजा जिसका सफर खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ थी डीवीडी, एक अधूरा भविष्य जिसकी कहानी तो अभी शुरू ही हुई थी। एक की बुनियाद थी फिजिकल टेप जो कभी नहीं बदल सकती थी, और दूसरे की डिजिटल डेटा जिसमें सुधार की कोई सीमा नहीं थी। तो आखिर वीएचएस को खत्म किसने किया? ज्यादातर लोग जो जवाब सोचते हैं वो असल में गलत है। चलिए इस गलतफहमी को दूर करते हैं। क्या वो स्ट्रीमिंग थी, नेटफ्लिक्स और बाकी सर्विसेज? नहीं, स्ट्रीमिंग ने तो बस एक मर चुकी टेक्नोलॉजी को दफनाने का काम किया। असली चोट तो बहुत पहले ही लग चुकी थी। असली कातिल कुछ और था, और वो भी डीवीडी की ही देन थी। लेकिन ये बेहतर पिक्चर या साउंड क्वालिटी नहीं थी जैसा कि सबने सोचा। वो कुछ बहुत ही बुनियादी था। वो थी ये चीज, रैंडम एक्सेस, यानी बिना फास्ट फॉरवर्ड या रिवाइंड किए सीधे किसी भी सीन पर, किसी भी चैप्टर पर जंप करने की आज़ादी। ये सुनने में शायद बहुत छोटी सी बात लगे, है ना? लेकिन इसने सब कुछ बदल दिया। अचानक से टेप को रिवाइंड करने का काम जो कल तक नॉर्मल था, अब एक सजा जैसा लगने लगा। तो ये हमारी आज़ादी की कहानी है। वीएचएस ने हमें समय और फिजिकल मीडिया दोनों में बांध कर रखा था। डीवीडी ने हमें समय से आज़ादी दी, और फिर बाद में स्ट्रीमिंग ने हमें फिजिकल मीडिया से ही आज़ाद कर दिया। एक और मज़ेदार सवाल है, वाइनल रिकॉर्ड्स वापस आ गए।
कैसेट का भी एक नॉस्टैल्जिया है, पर कोई वीएचएस को क्यों याद नहीं करता? कोई वीएचएस की वापसी क्यों नहीं चाहता? वजह बहुत सीधी है, क्योंकि वीएचएस के साथ कोई अच्छी याद नहीं जुड़ी। विनाइल की तरह उसका कोई खास साउंड नहीं था, कैसेट मिक्सटेप की तरह उसका कोई कल्चरल मतलब नहीं था। उसकी विरासत सिर्फ एक शब्द में सिमट कर रह गई, असुविधा। तो हुआ ये कि दुनिया ने एक बेहतर टेप प्लेयर नहीं चुना। नहीं, दुनिया ने चुना फ्री एक्सेस, यानी अपनी मर्जी से कुछ भी कभी भी देखने की आज़ादी, और चुना डीमेटीरियलाइजेशन, मतलब फिजिकल चीज़ों से छुटकारा पाने का आइडिया। और यही वीएचएस की कहानी का सबसे बड़ा सबक है। जो टेक्नोलॉजी अपने समय में सबसे ज़्यादा कामयाब होती है, अक्सर वही आने वाले बदलाव के लिए सबसे कम तैयार होती है। वीएचएस फेल नहीं हुआ, वो अपने काम में इतना ज़्यादा कामयाब हो गया कि अगली दुनिया के लिए खुद को बदल ही नहीं पाया। तो ये कहानी हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आज की दुनिया में वो कौन सी परफेक्ट टेक्नोलॉजी है जिसे हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं और जो बस एक सोच के बदलने का इंतज़ार कर रही है अगला वीएचएस बनने के लिए?